आज की कहानी मुरादाबाद के भोजपुर इलाके से है, जहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है खानपुर कस्बा। तो दरअसल यहीं का रहने वाला एक लड़का विकी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी। लड़का घर में अकेला था, जो घर का जिम्मेदार भी था। सारी जिम्मेदारी उसके सर पर थी, लेकिन उसके पास कोई कामकाज नहीं था, कोई जॉब नहीं थी। मगर इत्तेफाक से एक दिन उसकी नौकरी एक पीतल की फैक्ट्री में लग जाती है मुरादाबाद में, जहां वो पूरी ईमानदारी से नौकरी करने लगता है। अपने दिन भर काम करने के जितने भी उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उनमें से कुछ पैसे ले जाकर वो अपने पिता को देता था। और यानी एक तरह से ज़िंदगी उसकी सामान्य चल रही थी, नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक था। पिता भी साथ में खुश थे। मगर इसी बीच अचानक 11 अगस्त 2023 को विकी घर से अचानक लापता हो जाता है, जिसको लेकर घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार वो बिना बताए गया तो कहाँ गया। इसलिए वो उसको लगातार फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन उसका मिल नहीं पाता, स्विच ऑफ जा रहा था। तो घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन तब भी वो उनको कहीं नहीं मिलता। फिर जो पिता थे वो उसको ढूंढने के लिए उसी फैक्ट्री में जाते हैं जहां वो काम किया करता था। और वहां जाकर जब वो देखते हैं तो उन्हें वहां से पता चलता है कि विकी तो आज फैक्ट्री में आया ही नहीं है। बस यही बात थी जो पिता को बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती है कि आखिरकार उनका बेटा कहाँ गया और ये कैसे हो सकता है। वो तो सुबह काम के लिए घर से निकला था। इसके बाद पिता उसके हर एक दोस्त को फ़ोन लगाकर पूछते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन जब कहीं से भी लड़के का कोई पता नहीं चल पाता, सुबह से शाम हो जाती है, तब जाकर पिता मजबूर होकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस का सहारा लेते हैं। यानी वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी तुरंत मामले को गंभीरता से लेकर खोजबीन में लग जाती है। उसके बाद खोजबीन करते करते विकी तो नहीं मिलता, लेकिन पुलिस को उसकी लाश एक खेत में पड़ी हुई मिलती है, जहां मौके पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि 22 साल के इस विकी को किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है और डेड बॉडी को खेत में फेंक दिया है। तो जैसे ही पुलिस वाले ये देखते हैं, एक ही नज़रिया में वो समझ जाते हैं कि हो ना हो ये डेड बॉडी शायद उसी लड़के की है जिसके पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पर आए थे। बस तभी पुलिस हरकत में आती है और सबसे पहले उसकी डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और रिपोर्ट आने का इंतज़ार था। लेकिन उधर जब परिवार वालों को मालूम पड़ता है, जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं, वो उन्हीं का बेटा है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो पुलिस वालों से बस इंसाफ की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस भी पूरी ईमानदारी के साथ मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी, खोजबीन कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले इस लड़के के परिवार वालों से ही पूछताछ की, क्या किसी से आपकी कोई दुश्मनी है या किसी से कोई पैसे का लेन देन हो या कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, विकी का कत्ल इसी वजह से हुआ हो। तो इस पर परिवार वाले बताते हैं कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उनका बेटा ऐसा था, वो बिल्कुल सीधा साधा था। पुलिस और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार वजह क्या है। पुलिस के मन में कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। कभी वो उसके रिश्तेदारों से पूछते हैं, तो कभी वो उसके दोस्तों से पूछते हैं कि कहीं उसका किसी से पारिवारिक झगड़ा तो नहीं हुआ या उसका किसी के साथ उधार लेना देना तो नहीं है। यानी पुलिस हर तरह के सवाल जवाब आसपास के सभी लोगों से अलग अलग तरीके से जानना चाह रही थी, मगर फिर भी कोई ऐसा सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था जिससे कि इस केस का खुलासा हो सके कि कत्ल क्यों हुआ है और किसने किया है। दिन ब दिन पुलिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। हर एक चीज़ को, पूरे इलाके को बड़ी बारीकी से खंगाला जा रहा था जहाँ पर कत्ल हुआ था, ये सोचकर कि शायद किसी ने कुछ देखा होगा और कोई ऐसा सबूत मिल जाए, उसके बारे में कोई बता दे। लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चल पाता और धीरे धीरे करके पुलिस की भी हिम्मत टूट जाती है और वो थक जाते हैं। लेकिन अचानक पुलिस का ध्यान आता है कि उनके पास सबूत के तौर पर
महज एक विकी का फ़ोन है, जिसको चेक करने के बाद वो उसकी सीडीआर निकलवाते हैं तो कॉल डिटेल से पता चलता है कि उसके फ़ोन में एक ऐसा नंबर था जिस पर विकी की काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती थी और साथ ही इस नंबर से आखिरी बार विकी को ही कॉल किया गया। बस जैसे ही ये खुलासा होता है तो यहाँ से पुलिस वालों की एक उम्मीद जागती है, यानी अब पुलिस वालों की जांच पड़ताल का दायरा इस नंबर पर टिक जाता है। और जब इस नंबर की भी डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर एक रेखा सैनी नाम की लड़की का है। बस इतना जानना काफ़ी था। पुलिस तुरंत ही उस रेखा सैनी के पास पहुंचती है और उसको कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद थाने लाते हैं। तब जाकर उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम्हारी विकी से क्या बात हुई, तुम्हारा इससे क्या कनेक्शन है, जो कुछ भी है सच सच बता दो। तब देखिए, जब इस तरह के कई सारे सवाल उससे किए जाते हैं तब रेखा पुलिस के सवालों के आगे थोड़ा घबरा सी जाती है और उसके अल्फाज लड़खड़ाने लगते हैं। वो कुछ उल्टी सीधी कहानी सुनाने लगती है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी करती है और यहीं उसी वजह से पुलिस वालों को शक रेखा के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है। पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा उसके साथ ज़रूर हुआ है, इसको मालूम है। बस यही जानने के लिए वो रेखा से लगातार अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। तब जाकर काफ़ी देर के बाद वो अपना मुंह खोलती है और ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करती है जिसे सुनने के बाद पुलिस भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाती। ये एक ऐसे शख्स का खुलासा करती है जिसका नाम था आकाश सैनी। अब ये आकाश सैनी कौन है, ये जब उससे पूछा जाता है तो वो आगे की कहानी कुछ बता नहीं पाती, चुप हो जाती है। इसलिए पुलिस वाले फिर तुरंत ही आकाश सैनी को ढूंढकर कस्टडी में लेते हैं। उसके बाद सामने बिठाकर दोनों को एक साथ जब रिमांड पर लिया जाता है, उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब जाकर ये बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करते हैं, दोनों लोग कबूलते हैं। दरअसल बात ये थी कि जो आकाश नाम का लड़का था ये दलित वर्ग का था और जो रेखा सैनी थी ये सैनी जाति की थी। मगर शुरुआती दौर में इस रेखा सैनी ने अपनी जाति के बारे में नहीं सोचा और ना ही इस चीज़ का ख्याल उस लड़की को आया जिससे ये प्यार करती थी, विकी जो अब मर चुका था, जिसका मर्डर हो चुका था। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में तक खाई हुई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इनका रिश्ता गहरा होता गया और जितने भी लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार की मिसाल देने लगे। हर तीसरा आदमी इनकी मिसाल देता था। दोनों को अपने रिश्ते पर बहुत ज़्यादा नाज था कि अगर प्यार किसी का हो तो हमारे जैसा हो। मगर कहते हैं ना कि वक्त के साथ जब किस्मत अपना मोड़ लेती है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और ऐसा ही कुछ उनकी ज़िंदगी में भी यहाँ पर हुआ। एक दिन रेखा की लाइफ में ये आकाश सैनी नाम का लड़का आता है। जब इसकी उससे मुलाकात होती है तो ये आकाश सैनी रेखा को पसंद करने लगा। अब यहाँ किस्मत का खेल, रेखा जब एक तरफ विकी से मोहब्बत करती थी तो वहीं आकाश के आने के बाद जब उसने रेखा के सामने एक दिन अपना प्रपोज़ल रखा तो फ़ौरन ही इसने आकाश के भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ उसका प्यार था। एक तरह से कहें यहाँ से मोहब्बत का दोहरा खेल शुरू होता है। अब रेखा विकी और आकाश दोनों से बातें करने लगी, दोनों को डेट करने लगी। वक्त वक्त पर ये दोनों से मुलाकात भी करने लगी और दोनों के साथ अलग अलग जगह पर घूमने फिरने लगती है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब आसपास के लोगों ने अलग अलग खेतों में इस लड़की को अलग अलग लड़कों के साथ देखा और इसके बारे में जब आकाश सैनी को पता चला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड रेखा सैनी अभी भी विकी के साथ रिश्ते में है, तो इस पर आकाश ने बड़े ही प्यार से उसको समझाया कि रेखा देखो, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, तुम्हारी जाति का हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी शादी तुम्हारे साथ हो सकती है, लेकिन विकी दूसरी जाति का है, तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती।
तुम एक काम करो कि उससे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दो। बस ये बातें इन दोनों के बीच में होती हैं तो रेखा को बात समझ में आ जाती है और उसने आकाश की बातें मान ली। फिर उसने विकी से पीछा छुड़ाने का फैसला किया। लेकिन इधर जब विकी को पता चला कि रेखा एक लड़के की वजह से उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, उसकी गहरी मोहब्बत उसे धोखा दे रही है, वो अपने सारे संबंध सारे रिश्ते ख़त्म कर रही है, तो उसे भी ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपने प्यार के पागलपन में रेखा को ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें ब्लैकमेल करता रहूँगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। यानी वो उससे मुलाकात की बात करता है और फिर उससे कहने पर एक बार रेखा मिलने भी आ जाती है क्योंकि विकी उसको बहुत ज़्यादा मजबूर करने लगा। तो जैसे ही ये विकी से मिलने के लिए पहुंचती है तभी वहाँ विकी ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाने की कोशिश की, फिज़िकल होने की। जब ये सिलसिला कई बार ब्लैकमेल के आधार पर होने लगा, कई बार ये स्थिति बनी, तो लगातार रेखा इसका शिकार होती जा रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रेखा को विकी से नफ़रत हो गई। और ये बात जब उसने अपने दूसरे प्रेमी आकाश से शेयर की तो अब इसे सुनकर अच्छा नहीं लगा, उसे गुस्सा आया क्योंकि वो पहले से ही ऐसे मौके की तलाश में था कि कहीं कुछ गलत हो जिससे विकी रेखा की ज़िंदगी से पूरी तरह से दूर चला जाए और इसका मैं फ़ायदा उठा सकूं। ठीक वैसे ही होता है। फिर एक दिन इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। जब इन्हें लगा कि विकी अब ऐसे नहीं मानेगा, ये इसी तरह ब्लैकमेल करता रहेगा, फिर उसके बाद इन दोनों ने प्लान के तहत 12 तारीख को सब कुछ तय कर लिया। यानी रेखा ने जब खुद फ़ोन करके विकी को एक खेत में बुलाया तो विकी तुरंत उसकी कॉल सुनते ही बड़ा खुशी खुशी उस खेत में पहुंच जाता है रेखा से मिलने के लिए। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आगे उसके साथ जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा गलत है। जबकि यहाँ उसकी मौत ने बुलाया था उसे। यानी जैसे ही विकी खेत पर आता है तो तुरंत रेखा चुपचाप फ़ोन करके आकाश को वहाँ बुला लेती है और आकाश भी वहाँ पहुँच जाता है। और आकाश देखिए अपने साथ पहले से ही एक हथियार यानी गन लेकर आता है, जहाँ उसने मौका पाते ही विकी को दबोच लिया और गोली मारकर विकी की हत्या कर दी। और जब बात आई लाश को ठिकाने लगाने की, तब उसने विकी की लाश को चरी के खेत में फेंक दिया। फिर इस घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों चुपचाप वहाँ से फरार हो जाते हैं। मगर जैसे ही पुलिस वालों ने ये कहानी सुनी तो यहाँ उन्हें एक बात समझ नहीं आई कि इस कहानी में पीड़ित कौन है। क्योंकि पहले तो उन्हें लगा कि शायद विकी पीड़ित है, जिसको जाति की वजह से छोड़ा जा रहा था। लेकिन बाद में जब पता चला विकी तो लगातार रेखा को ब्लैकमेल कर रहा था, उसके साथ शोषण कर रहा था, लगातार उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था, तब जाकर पुलिस को समझ आया। लेकिन इसमें कानूनी तौर पर देखा जाए तो रेखा सैनी और आकाश सैनी मुजरिम हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और तुरंत ही दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और अब ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये थी सच्चे और झूठे प्यार की ऐसी प्रेम कथा जो किसी के साथ भी पूरी नहीं हुई, जो वाकई आज एक दर्द भरी कहानी बनकर रह गई। इसलिए कहते हैं कि प्यार चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, कितना ही सच्चा क्यों ना हो, अगर वो आपके साथ रहने में खुश नहीं है, परेशानी महसूस कर रहा है, तो तभी आप उससे किनारा कर लें, उसे जाने दें और उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना बनाएं, किसी को ब्लैकमेल ना करें। क्योंकि जैसा कि इस कहानी में हुआ है, जिस तरह विकी ने सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए रेखा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने को ब्लैकमेल किया, ये वाकई बहुत शर्मनाक था। फिर ऐसे प्यार का क्या ही फ़ायदा, इसे प्यार कौन कहेगा। ये तो सरासर एक अपराध हुआ, एक धोखा हुआ। इसलिए हम आपको बार बार अच्छी सलाह देते हैं कि आप किसी के साथ भी रिश्ता बनाएं तो बहुत ही सोच समझ कर बनाएं, सब कुछ उसके बारे में पहले से ही पता कर लें। प्यार करना गुनाह नहीं है और आजकल
लगभग 70% शादियां जो होती हैं वो लव मैरिज होती है, बाकी अरेंज मैरिज होती है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो हर कहानी क्राइम की कोई भी हो वो एक सीख छोड़कर जाती है कि आप लोग हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, और यही एक सीख छोड़ती है। इस कहानी से भी आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।